हेलो एवरीबॉडी। आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल के संदर्भ में, और आज हमारा चर्चा का विषय होगा मैप प्रोजेक्शन, मानचित्र प्रक्षेप। देखिए, बीए के सिलेबस में सेकेंड ईयर में और फाइनल ईयर में दोनों क्लास में मैप प्रोजेक्शन है। आज का व्याख्यान दोनों क्लास बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2 और बीए पार्ट 3 के लिए है। ये कॉमन पोर्शन जाएगा और इस व्याख्यान में आपको चीज़ें समझाई जाएगी कि प्रोजेक्शन क्या होता है, और जो भी आप स्क्रीन में टेक्स्ट का मटेरियल देखेंगे, लिखा हुआ जो सामग्री आपकी स्क्रीन में आएगा, उसको आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के लाइन वाले पेज में निश्चित तौर पे लिखना है। वो आपका थ्योरेटिकल मटेरियल होगा। अब वो फिर प्रोजेक्शन बनेगा कैसे, ये आपको आगे के व्याख्यान में बताया जाएगा और सिखाया जाएगा कि किस तरीके से बनाना है। तो प्रैक्टिकल के संदर्भ में आज हम जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है मैप प्रोजेक्शन का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं मैप प्रोजेक्शन की चर्चा में। देखिए, मैप प्रोजेक्शन एक्चुअली में होता है कि आप का जो गोलाकार पृथ्वी है, स्फेरिकल अर्थ है, आप कल्पना करिएगा कि वो फुटबॉल के समान है, और उस पृथ्वी में जो अक्षांश देशांतर की रेखाएं खींची गई है, अक्षांश और देशांतर की रेखाएं जो खींची गई है, तो पृथ्वी के उस अक्षांश देशांतर रेखाओं का जो जाल है, उसको समतल सतह पर प्रकाश या किसी ज्यामितीय विधि के द्वारा समतल सतह में हम शिफ्ट कर देते हैं। और जब वो जाल उस समतल सतह में बनता है, तो उस जाल के अंतर्गत जिस किसी भी बड़े भूभाग का आपको मानचित्र बनाना है, वो मानचित्र उसमें प्रक्षेपित हो जाएगा, और इस पूरे जो प्रक्रम है इसको मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट करना, प्रक्षेपित करना। पुराने ज़माने में आप फिल्म देखते थे कि पीछे से लाइट आता है और पर्दे में पड़ता है और फिल्म चालू हो जाती है। फिल्म का रील देखिएगा, छोटा होता है, उससे लाइट को गुजारा जाता है और उसकी तस्वीर सामने आ जाती है। आप कल्पना करिएगा कि आप रात को टार्च को अपने पंजे में मारिए, आपके पंजे का जो चित्र है वो दीवार में दिखेगा। ये आपके पंजे का प्रक्षेप हो गया। तो उस तरह से अगर इसको सॉर्ट आउट किया जाए तो स्फेरिकल अर्थ अथवा किसी बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश या ज्यामितीय विधियों के द्वारा निर्मित अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। ये जो जितना भी टेक्स्ट आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको कॉपी में लिखना है। आगे चलते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इस मानचित्र प्रक्षेप की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी है। डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन,
इनमें जो प्रमुख हैं तीन, उनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा और आप भी इनको नोट करेंगे अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के लाइन वाले पन्ने में, और लाइन वाला पन्ना जिनमें 1.5 इंच का मार्जिन खींचा होगा। तो पहले बात करते हैं इरविन रेस की। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जनरल कार्टोग्राफी। उसमें इरविन रेस ने जो मानचित्र प्रक्षेप है उसको इस तरह से व्यक्त किया है कि अक्षांश वृत्तों तथा यामोत्तरों का, यामोत्तर मतलब देशांतर रेखा, यामोत्तरों का कोई ऐसा व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके, मानचित्र प्रक्षेप कहा जा सकता है। जॉन बैगट, इन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू मैप वर्क एंड प्रैक्टिकल में कहा कि ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को कागज पर, समतल कागज पर प्रदर्शित करने की किसी भी विधि को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। और जो तीसरा है डेफिनेशन, वो है J.A. स्टीरियस का। इन्होंने अपने पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ मैप प्रोजेक्शन में कहा कि मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समतल कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि ये प्रक्षेप होता क्या है। तो हमारा जो ग्लोब है वो फुटबॉल के समान है और ध्रुवों में कुछ चपटा है। ऑरेंज की कल्पना करिएगा आप, संतरे की, उस टाइप का उसका शेप है। उस शेप को ऑबलेट शेप कहा जाता है। उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक कल्पित जाल होता है। वो पृथ्वी में सही में कहीं पर नहीं खींची गई है, ठीक। लेकिन आप कभी भी ग्लोब देखिएगा तो बिल्कुल उसमें बाकायदा अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मान दिया रहता है और एक जाल बना होता है। उस जाल को समतल सतह में प्रक्षेपित कर देते हैं। अब प्रक्षेपित करने की कई विधियां हो सकती है। एक तो प्रकाश के माध्यम से आप कर सकते हैं, जैसे फिल्मों में होता है। आप सिल्वर ब्रोमाइड के किसी में आप एक्सरे में आप लगाइएगा, टार्च लगाइए, टार्च मारिए, वो दिखेगा। एक्सरे फिल्म आप देखे हैं, दीवार में छप जाएगा या कागज़ में छप जाएगा। इस तरीके से जो ग्रिड है, ग्रिड मतलब अक्षांश देशांतर रेखाओं का जो जाल है, उसको समतल कागज या किसी समतल सतह में आप प्रक्षेपित कर देते हैं, उसको प्रक्षेप कहा जाता है। आगे बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ मैप प्रोजेक्शन। नेसेसिटी ऑफ मैप प्रोजेक्शन का आशय ये है कि इसकी ज़रूरत क्या है, मैप प्रोजेक्शन की ज़रूरत क्या है। उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। देखिए, होता यह है कि पृथ्वी की जो आकृति है गोलाभ, ऑब्लेटेड जिसको कहते हैं, के समान है, कुछ संतरे जैसा। ध्रुवी भागों के थोड़ा सा चपटा होने के कारण पृथ्वी का जो ध्रुवी अर्धव्यास है, इसके विषुवतरेखी अर्धव्यास से लगभग 21.5 किलोमीटर छोटा है। थोड़ा सा ये आप नोट करेंगे कॉपी में। इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि देखिएगा, विषुवतरेखी व्यास मतलब आप ये जो चित्र है गोल वाला, इसको आप समझिए कि ये फुटबॉल है, ये वृत्त नहीं है, ये एक फुटबॉल है, 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल का मतलब है इसमें ये है और ये है, 3 अक्ष हैं। ये 3 अक्ष, ये और ये 3 अक्ष, ठीक। एक्स, वाई और जेड 3 अक्ष हैं, ये 0 है। क्लियर।
तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं पृथ्वी का, वो एक्चुअली में एक फुटबॉल के समान है। और जब आप उसके विषुवत रेखी जो अर्धव्यास है वो यहाँ से यहाँ है, इसको नापेंगे तो ये होगा 12,757 किलोमीटर। ये इसकी दूरी जो है इतनी होगी। क्लियर? इसको कहते हैं विषुवत रेखीय अर्धव्यास। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक को नापेंगे, ये ध्रुवीय अर्धव्यास है और इसकी जो दूरी होगी वो 12,714 किलोमीटर होगी डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस। ठीक, तो आप देखेंगे कि इस दूरी से ये दूरी जो है वो 21 किलोमीटर छोटा होगा, 21.5 किलोमीटर। ये डिफरेंस आता है। ध्रुवों पे जो हमारी पृथ्वी है थोड़ी चपटी है, इसलिए। इक्वेटोरियल जो डायमीटर है, अगर आप पृथ्वी को बीचों बीच अगर आप नापना चाहेंगे तो वो है 12,757 किलोमीटर और पोलर एक्सिस है 12,714 किलोमीटर, मैंने आपको अभी बताया। अगर आप मील में इसका कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो ये माइल में भी दिया है, मील में भी दिया है। तो स्वाभाविक रूप से जो पृथ्वी की गोलाकार आकृति है उसका बिल्कुल यथार्थ चित्रण सिर्फ ग्लोब के द्वारा ही संभव होता है। पृथ्वी की जैसी आकृति है बिल्कुल सेम वही मॉडल, किंतु मानचित्र की अपेक्षा ग्लोब का जो प्रयोग है वो कम होता है। एक यहाँ पर प्रश्न आता है कि ग्लोब क्या है। जैसे ही हम ग्लोब कहते हैं तो हमारे सामने एक गोलाकार एक वस्तु का चित्र आता है। तो वाइवा, मैं आपको परीक्षा के वाइवा पर्पस से बता रहा हूँ कि जो एग्जामिनर है वो पूछ देता है व्हाट इज़ ए ग्लोब। जब आप ग्लोब ग्लोब बोलेंगे उसको बार बार, तो वो सीधा आपसे प्रश्न करेगा कि व्हाट इज़ ए ग्लोब। क्लियर? उसका प्रश्न आपसे सीधा होगा व्हाट इज़ ए ग्लोब। एक लाइन में इसका उत्तर है ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ अर्थ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ अर्थ। इससे अच्छा और कोई उत्तर नहीं है। जो ग्लोब है वो पृथ्वी की प्रति आकृति है हिंदी में। बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिए। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो व्हाट इज़ ए ग्लोब का उत्तर होगा ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ अर्थ। चलिए आगे चलते हैं कि क्या उपयोगिता है या मैप प्रोजेक्शन की आवश्यकता क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपके सामने ग्लोब है, पहली चर्चा कर रहा हूँ मैं, अगर आपके पास ग्लोब है तो आप ग्लोब के पूरे भाग को एक साथ नहीं देख सकते। ग्लोब की कल्पना करिए, आप सभी ने ग्लोब देखा है या तो उसका चित्र देखा है। जब आप फुटबॉल को अपने मुंह के सामने में रखेंगे तो फुटबॉल का ये फ्रंट सामने वाला शीशा देखेंगे, पीछे वाला नहीं देख पाएंगे। क्लियर? मानचित्र में आप बिछा दीजिए, पूरे विश्व को एक साथ देख सकते हैं, पूरी पृथ्वी को एक साथ देख सकते हैं, उसके नक्शे को, मानचित्र को। तो इसलिए मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता है। दूसरा, ये जो ग्लोब है वो आप समझ लीजिए फुटबॉल टाइप का रहता है, उससे बड़ा बड़ा भी ग्लोब रहता है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, इसका तकलीफ होती है, लाने ले जाने में तकलीफ होती है। आप एक नक्शे को अपने बैग में रख के या कापी किताब में दबा के काले जा सकते हैं, आप ग्लोब को वो अपने बैग में लेके नहीं आ सकते, या जहाँ पर मर्जी वहाँ पर बैठ के वो ग्लोब को नहीं देख सकते।
उसको मोड़ के नहीं रख सकते। आप मानचित्र को आसानी से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, मानचित्र को आप मोड़ के रख सकते हैं, आप फोल्ड करके रख सकते हैं, जगह कम घेरेगा। अगली बात है कि मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता इसलिए होती है कि ग्लोब में दो स्थानों के बीच की दूरी को मापना कठिन है। आपका स्केल लीनियर होता है, स्ट्रेट होता है, और ग्लोब गोल होता है। दो जगह के बीच की दूरी को नापोगे तो आप सिंपल स्केल से नहीं नाप सकते, जबकि ये काम आप नक्शे में या मानचित्र में आराम से कर सकते हैं। कहीं किसी भी दो जगह के बीच की दूरी को नाप लीजिए और स्केल से उसका मिलान करिए, आपको बिल्कुल उसकी एक्चुअल दूरी पता चल जाएगी। ये आपको सिखाया जाएगा। चौथा प्रमुख विशेषता है, प्रक्षेप की आवश्यकता इसलिए होती है कि पृथ्वी के किसी छोटे भाग को, अगर पृथ्वी में कोई छोटा सा भाग है, उसको वृहद मापनी में अगर आपको बनाना है तो ग्लोब में ये संभव नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। आप ग्लोब ले आइएगा या आप डिपार्टमेंट में आके देखिए। ग्लोब में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी है, आपको ग्लोब में महानदी नहीं मिलेगी। आप ग्लोब में अगर छत्तीसगढ़ देखना चाहेंगे तो आपको बहुत बड़ा ग्लोब चाहिए। सामान्य जो वो ग्लोब हम लोग यूज़ करते हैं उसमें छत्तीसगढ़ का कहीं नामो निशान नहीं दिखेगा, जबकि छत्तीसगढ़ एक स्टेट है। मानचित्र में आप बड़ी मापनी में बना सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ का ही नक्शा बना सकते हैं और उस छत्तीसगढ़ के नक्शे में बहुत व्यापक रूप से आप महानदी को प्रस्तुत कर सकते हैं। ग्लोब में आप नहीं कर सकते। और एक और कारण है जो सार्वभौम है कि ग्लोब महंगा मिलता है। 150 रुपये में आपको ग्लोब नहीं मिलेगा। और जो मानचित्र है उसकी कीमत कम रहती है। आप ऐसा ग्लोब चाहेंगे कि जिसमें छत्तीसगढ़ भी दिखे तो आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ जाएगा। उससे अच्छा है कि आप एक छत्तीसगढ़ का नक्शा खरीद लीजिए, 20 रुपये मिल जाएगा। ठीक। लेकिन एक बात भी सच है कि समतल सतह पर बनाया गया कोई भी मानचित्र, अगर आप कागज में कोई भी मानचित्र बनाते हैं या समतल सतह में बनाते हैं, तो कोई भी मानचित्र पृथ्वी की आकृति जो है, आकृति दो चीज होता है, शेप और साइज। ठीक। शेप का मतलब होता है आकृति और साइज का मतलब होता है आकार। ठीक। आप दोनों को वो सेम मत समझिएगा, दोनों अलग अलग है। ठीक। इसकी चर्चा हम लोग आगे डिटेल में करेंगे कि ये होता चीज़ क्या है। तो समतल सतह पर बनाया गया कोई भी मानचित्र पृथ्वी की आकृति का यथार्थ चित्रण नहीं करता या नहीं कर सकता। आप कल्पना करिए कि अगर आप, ये एक ऑरेंज है, ठीक है, इस ऑरेंज को आप बिना काटे फ्लैट सरफेस में नहीं रख सकते, उसको आपको यहाँ से काटना पड़ेगा। ये गोल है और फिर आपको इसको फैलाना पड़ेगा, तब ये फैलेगा, इधर फैलेगा इधर फैलेगा, ये ऐसे। नो कट ऑफ ऑरेंज नो फ्लैट सरफेस, बिना काटे आप उसको फ्लैट सरफेस में नहीं दिखा सकते। ठीक। ये तमाम जो टेक्स्ट आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के लाइन वाले पेज में जाएगा और लाइन वाले पेज में मार्जिन खींचा रहेगा 1.5 इंच चौड़ाई का। चलिए आगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अक्षांश। देखिए, आप भूगोल के
विद्यार्थी हैं तो आप ये जो अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं इसको आप रट लीजिए। बिल्कुल आपको आंख मूंद के ये याद रहे कि व्हाट इज़ ए लेटीट्यूड और व्हाट इज़ ए लॉन्गिट्यूड, ये है क्या चीज़। क्योंकि जब आप अक्षांश रेखा की बात करेंगे वो आपके बाह्य परीक्षक के सामने जो एग्जामिनर आएगा आपका प्रैक्टिकल का, अक्षांश कहेंगे तो सीधा आपसे प्रश्न करेगा कि अक्षांश होता क्या है, मेरे बता दीजिए। ठीक, तो बिल्कुल इसको इग्नोर मत करिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिए। ग्लोब पर किसी स्थान तथा भूमध्य रेखा के मध्य यामोत्तर या ध्रुव वृत्त के चाप की अंशों में मापी गई कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अक्षांश क्या चीज़ है। ग्लोब पर किसी स्थान तथा भूमध्य रेखा के बीच यामोत्तर या ध्रुव वृत्त, जिसको मेरिडियन कहते हैं, के चाप की अंशों में मापी गई कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। ये जो आप रेखाएं देख रहे हैं, ये जो रेखाएं देख रहे हैं ये अक्षांश रेखा है। ये अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक, दूसरा जो चित्र है, ये जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। इसके बाद देशांतर मैं आपको बताऊंगा तो आप कल्पना कर लीजिएगा। ये देशांतर रेखाएं ऐसे। अक्षांश रेखा में जैसे ही ये आपकी पृथ्वी है। ठीक, ये 0 डिग्री है, 0, इसको आप कहते हैं इक्वेटर। इसका जो उत्तरी भाग है ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे का भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है अक्षांश रेखाओं का। ठीक, ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। और अगर देशांतर रेखा को देखें तो इसमें उत्तरी और दक्षिणी नहीं होता। ये है ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध, और ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध। ये ऐसे होता है इसमें। पश्चिम मतलब वेस्ट, और ये इधर पूर्वी मतलब ईस्ट, और ये जो है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री जिसको कहा जाता है, ये 0 डिग्री का, जो यहाँ पर 0 डिग्री ये है। क्लियर, तो ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये वाला चित्र, और ये देशांतर रेखाओं का चित्र है। और खासियत है जो अक्षांश रेखाएं हैं वो अगर आपकी पृथ्वी है ये तो 0 अंश से वो 90 अंश तक की होती है, 90 अंश तक नॉर्थ में, और वैसी 90 अंश साउथ में। क्लियर। और जो देशांतर रेखाएं हैं, वो ये 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री, और ये जो है, ये जो ऐसी रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं,
वो यहाँ से 0 से चालू होती है, 0 से चालू होगी और वो 180 अंश तक जाएगी। इधर इधर 180 पश्चिम में और वैसी 180 पूर्व में, 180 डिग्री। ये 0 डिग्री, ये बीच वाला लाइन है। चलिए, तो एक बार फिर ग्लोब पर किसी स्थान तथा भूमध्य रेखा के बीच यामोत्तर या ध्रुववृत्त के चाप की अंशों में मापी गई दूरी, कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी का जो शेप है वो ऑरेंज के समान है। तो जो इक्वेटर है ये यहाँ से अगर आप एक अंश अक्षांश में ऐसे ऊपर जाओगे, एक अंश अक्षांश, 1 अंश अक्षांश, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी होगी 110 है ये 110.569 किलोमीटर। ठीक, मतलब 110.569 किलोमीटर ये इसकी दूरी। लेकिन यही बात जब पोलर में आप करेंगे, ये इस एरिया को पोलर कहा जाता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ध्रुवीय क्षेत्र में। यहाँ पर एक अंश अक्षांश की दूरी होगी 111.700 किलोमीटर। ठीक, ये आपको याद रहनी चाहिए भाई। और ये जो तमाम आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये आपके कॉपी में जाते जाएगा। चलिए, ये एक बार फिर देख लीजिएगा अक्षांश। ये खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि देशांतर रेखा क्या चीज़ है। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, समझना है। ग्लोब में प्रमुख यामोत्तर, प्राइम मेरिडियन तथा किसी दिए गए स्थान के मध्य स्थित अक्षांश वृत्त के छोटे चाप की अंशों में मापी गई दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। ये जो है वो है प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन। इसको ग्रीनविच मेरिडियन यहाँ पर जो लिखा है वो कहा जाता है। लंदन के रॉयल ग्रीनविच जो प्रयोगशाला है उसके बीचों बीच से ये रेखा गुजरती है। ग्लोब पर, रिपीट कर रहा हूँ मैं, ग्लोब पर प्रमुख यामोत्तर तथा किसी दिए गए स्थान के मध्य स्थित अक्षांश वृत्त के छोटे चाप की अंशों में मापी गई दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। 1884 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में लंदन के समीप जो ग्रीनविच प्रयोगशाला है, वेधशाला है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी द्वारा जारी ये जो डाटा है वो है एक अंश लॉन्गिट्यूड इक्वेटर के पास वो होता है 111.32 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा। 60 डिग्री के पास अगर इसका हिसाब करेंगे, एक अंश लॉन्गिट्यूड का दूरी कितना होगा, तो वो होगा 55.8
किलोमीटर। ठीक, उसका आधा हो जाएगा। और 90 डिग्री में अगर आप जाएंगे तो उसका वैल्यू होगा 0 किलोमीटर। ठीक, मतलब ये जो मेन प्राइम मेरिडियन है वहाँ से अगर आप एक अंश जाते हैं तो वो होगा 111.32 किलोमीटर। ठीक, लेकिन आप 60 डिग्री के पास अगर जाते हैं, ये 60 डिग्री है, और यहाँ पर अगर आप एक अंश देशांतर रेखा में जाते हैं तो वो होगा 50 ये यहाँ पर जो डेटा है 50.80 किलोमीटर। ठीक, अब आप आइए कि आप 90 डिग्री कौन सा है, ये एक तो पॉइंट है। 90 डिग्री सिर्फ एक पॉइंट है ना, बिंदु है। ये जैसे बिंदु इधर दिख रहा है, ये बिंदु दिख रहा है ना, एक पॉइंट। ये चित्र को देख लीजिएगा, ये एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर एन पोल लिखा है, तो वो सिर्फ एक पॉइंट है। उसकी दूरी होगी 0 किलोमीटर 90 डिग्री में। एक लॉन्गिट्यूड होगा 0 किलोमीटर। क्लियर, आगे चलते हैं। अब आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझा सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर एक अंश देशांतर की दूरी कैसे निकालेंगे। तो उसका फार्मूला है पृथ्वी की परिधि की लंबाई कितनी है, और उसको आप पृथ्वी की परिधि के अंशों में जो मान है 360 डिग्री आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा लाइक दैट। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के परिधि की लंबाई है 40,075 किलोमीटर, ये 40,075, और पृथ्वी के परिधि का अंशों में मान है 360 अंश, ये अंश। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसको भाग देंगे 360 से, तो वो हो जाएगा 111.32 किलोमीटर। ठीक, पृथ्वी की जो परिधि की लंबाई है ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। जब आप हिसाब करेंगे तो आएगा आंसर ये 111.32 किलोमीटर। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ये क्लियर। तो देशांतर का मान आप अलग अलग डिग्री में भी निकाल सकते हैं, अलग अलग रेशो में निकाल सकते हैं। अब बात आती है गोर एंड जोन क्या है। तो देखिएगा कि ग्लोब में दो संलग्न जो ये शब्द याद रखिए, गोर और जोन। ठीक, आपका एग्जामिनर इसमें भी प्रश्न करेगा कि व्हाट इज़ ए गोर, या ये पूछ सकता है व्हाट इज़ ए जोन, किसको कहते हैं। तो आपको बताना है कि ग्लोब पर दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच स्थित भाग को गोर कहते हैं। ग्लोब पर दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो गोर है, कोई भी हो सकता है, ये और ये है, इसको आप कहते हैं गोर। ये वाला जो एरिया इधर समझ लीजिएगा, ये कोई सा भी एरिया, ये जो पूरा एरिया है ये गोर कहलाता है। राइट। तो गोर है, ग्लोब पर दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच स्थित भाग को गोर कहते हैं। और जोन क्या है, तो जोन है किन्हीं दो संलग्न अक्षांश वृत्तों के बीच का क्षेत्र जोन कहलाता है। ये बिल्कुल सरल है, इसको डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग।
ये जितना भी क्षेत्र है ये जोन कहलाता है। कहीं पर भी ये वाला जो क्षेत्र है वो जोन कहलाता है। ठीक। और ये वाला जो क्षेत्र है ये गोर कहलाता है, गोर। ये जोन है, और ये गोर है, राइट। तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब जब आप कैलकुलेशंस करेंगे प्रोजेक्शन का, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी का औसत जो अर्धव्यास है वास्तविक में, एक्चुअल में वो कितना है। तो पृथ्वी का वास्तविक जो अर्धव्यास है वो इतना किलोमीटर में है। ठीक, 6367.75 किलोमीटर। इसको आप अगर सेंटीमीटर में बनाएं तो इतना हो जाएगा। क्लियर। और अगर आप मील में पृथ्वी का औसत अर्धव्यास जो वाकई में है उसको नापेंगे तो इतना है। और अगर इसको आप इंच में चाहेंगे तो इतना है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन के लिए सेंटीमीटर और इंच की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक्चुअल है, लेकिन हम देखते हैं कि गणना की सरलता के लिए पृथ्वी के अर्धव्यास की लंबाई 635 और 5 ठो शून्य मान लेते हैं, 6 शून्य, 635 और 6 शून्य सेंटीमीटर में, राइट। या अगर आप इंच में माने तो 250 और 6 ठो शून्य लगा दीजिए। तो आपको ये प्रयोग करना है पूरे प्रोजेक्शन में। आप यूज़ करेंगे इस डेटा का 635 और 6 शून्य। इसी से आप प्रोजेक्शन बनाने के लिए आर का मान निकालेंगे। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको हमेशा याद रखना है। पृथ्वी का अर्धव्यास 635 और 6 शून्य लगा दीजिए सेंटीमीटर में। अगर आपको इंच में निकालना है तो 250 और 6 शून्य लगा दीजिए। अब बात करते हैं कि ये जो प्रक्षेप है वो कितने प्रकार का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो रचना विधि है प्रक्षेप को बनाने का, उसके आधार पे अगर आप इसका वर्गीकरण करेंगे तो मुख्यतः जो प्रक्षेप है वो 4 प्रकार का होता है। तो पहला है शंकु प्रक्षेप, जिसको कोनिकल प्रोजेक्शन कहा जाता है। ठीक, इसमें कल्पना की जाती है कि जो ग्लोब है वो कागज़ के किसी शंकु किसी एक अक्षांश में टकराती है, और जब आप इस शंकु को काटेंगे किसी एक अक्षांश में टकराएगी, विषुवत रेखा को छोड़ के, ध्रुव और विषुवत रेखा को छोड़ के। और जब आप इस शंकु को काटेंगे, ये शंकु को अगर आप काट देंगे और बिल्कुल ऐसे फैलाएंगे तो वो इस तरीके से इस तरीके से फैल जाएगा।
ये इस तरीके से फैल जाएगा। इसमें लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड खींचा रहेगा। दूसरा जो प्रकार आता है वो है बेलनाकार प्रक्षेप का। बेलनाकार में ये माना जाता है कि कागज का जो खोखला बेलन है यहाँ से टकराती है, और जब आप इस बेलन को, कागज़ के बेलन को काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, तो आपको ये देशांतर रेखा और ये अक्षांश रेखा ऐसे आपको मिल जाएगा। खमध्य प्रक्षेप तीसरे क्रम में है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो ये जो एरिया है इसका प्रोजेक्शन में विकृति ज़्यादा आ जाती है, तो ये करते हैं, खासकर ये पोलर एरिया के लिए है, तो यहाँ पर से इसका एक अलग प्रक्षेप बना देते हैं, इसका भी अलग प्रक्षेप बना देते हैं। आप विश्व के नक्शे को देखिएगा जो प्राय मर्केटर प्रोजेक्शन में रहता है, तो उनमें ध्रुवों को बिल्कुल अलग अलग दिखाया जाता है, क्योंकि 80 डिग्री से ज़्यादा उसमें बनता नहीं है, इनफाइनाइट में चले जाता है। मर्केटर प्रोजेक्शन पढ़ेंगे तो अभी इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। और कन्वेंशनल रूढ़ प्रक्षेप होता है, इसको विशेष उद्देश्य से बनाया जाता है। अब थोड़ा सा यहीं पर चर्चा कर लेते हैं कि बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में आपको शंकु प्रक्षेप भी पढ़ना है, बीए सेकेंड ईयर वालों को बेलनाकार प्रक्षेप भी पढ़ना है और खमध्य प्रक्षेप भी पढ़ना है। ये बीए सेकेंड ईयर के लिए। करेक्ट। और बीए फाइनल ईयर के छात्र को कोनिकल प्रोजेक्शन पढ़ना है, सिर्फ शंकु प्रक्षेप। इसके 5 प्रकार हैं। ठीक, तो आज का जो व्याख्यान है, हमने चर्चा की मानचित्र प्रक्षेप के संदर्भ में, और ये जो आप जो पीडीएफ या टेक्स्ट मटेरियल देखे या इसके बारे में हमने ऑडियो में चर्चा की, तो जितना आप स्क्रीन में देखे वो सब आपके लाइन वाले पन्ने में जाएगा, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में थ्योरेटिकल। और इसको बीए प्रीवियस और फाइनल ईयर दोनों क्लास को बिल्कुल यहाँ तक समान रहेगा बिल्कुल। अब इसके आगे वो दोनों क्लास का अलग अलग हो जाएगा भाई। जो फाइनल वाले हैं वो शंकु प्रक्षेप पढ़ेंगे, और बीए सेकेंड ईयर वाले हैं वो शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप और खमध्य प्रक्षेप पढ़ेंगे। ठीक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो पावर पॉइंट को बनाने का श्रम साध्य काम है वो हमारी विभागीय सहयोगी अंजनी पटेल करती है। भाई उसका हार्टली आभारी। और आप सभी इस व्याख्यान में शामिल हुए, इसके लिए आप सभी का भी धन्यवाद। आज के लिए इतना, बाकी आगे के व्याख्यान में चर्चा करेंगे और आपको एक एक स्टेप बताया जाएगा कि कैसे बनेगा। आपको बहुत चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ा सा आप भी गंभीर रहिएगा, और हम लोग भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसी हाथ धरे नहीं बैठ सकते।
प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं और सब अच्छा होगा इस उम्मीद के साथ। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू।